पार्टी मेजर है, प्लस पार्टी साउंड माइंड है, प्लस ऐसा भी एक डिस्क्वालिफिकेशन ये भी है कि पार्टी, कुछ पार्टी ऐसी होती है जो साउंड माइंड भी है और मेजर भी होती है, स्टिल वो डिस्क्वालीफाइड हो जाती है क्योंकि उनको लॉ डिस्क्वालीफाइड कर, जैसे इंसॉल्वेंसी की बात करें तो इंसॉल्वेंसी में इंसॉल्वेंसी लॉ डिक्लेयर कर देता है कोई बंदा दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जैसे सपोज करो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि इंडिया में आके अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो अगर पाकिस्तानी कोई आदमी आए और उसके पास हमारे कोई वीजा ना हो, कोई पासपोर्ट ना हो, कोई भी उसके पास अथॉरिटी ना हो, और वो आके हम जमीन खरीदना स्टार्ट कर दे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता क्योंकि वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन है। तो अगर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सिर्फ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बेटा यहाँ तक मत फंसना, एक ही टर्म में मत फंसना कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है मैंने पार्टी हैज कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। सो दैट इज नॉट ओनली द कैपेसिटी कैपिटल, है ना। कैपेसिटी तो मतलब वो दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपेसिटी। अगर कैपेसिटी आपसे कोई पूछता है तो क्योंकि बेटा देखो आप सबसे ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छे पढ़ना है आपको, मेहनत कर रहे हो, तो आपको बेसिकली लिखना है कैपेसिटी का मतलब होता है व्हेन द पार्टी इज कंप्लीटेड हैज कंप्लीटेड the majority age, and according to Indian Majority Act, the majority age is 18 year in India. So that is first capacity. Second capacity, party must be of sound mind. That is second capacity. Third capacity, party must not declare unqualified by एनी लॉ। तो अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे, मैंने उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंसॉल्वेंसी लॉ। तो इंसॉल्वेंसी लॉ किसी भी पार्टी को इंसॉल्वेंट अगर हो गया कोई एक बार बंदा, तो दोबारा जाकर, जैसे मैंने बताया था विजय माल्या वाला एग्जांपल आपको बताया था, ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसे ये सब चीजें चलती रहती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये था कंप्लीटेंसी। तो अच्छा केस कौन सा था जो बोलता है कि माइनस कॉन्ट्रैक्ट वर्ड एबिनिशियो, माइनस एग्रीमेंट, सॉरी। सर मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मोधर दास केस वही था ना। अच्छा, चलो ये बहुत बढ़िया चीज है। तो कैपेसिटी तीन पीस पता है, मौरवी भी धर्मदास पता है। अब मेरे को अब आता है क्वेश्चन पे, रेस्टिट्यूशन अगेंस्ट माइनस। लेकिन उससे पहले हमें ये तो पता हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब यस ये है सर। कि चीज दी है वो मेरे को आप वापस करोगे, तो दैट इज रेस्टिट्यूशन। तो अगर रेस्टिट्यूशन की बात करें तो रेस्टिट्यूशन के लिए दो तरह के हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन 64, 65। यस सर। तो सेक्शन यस 64 सर। और यस सर। 65 में देखा था कि जब कोई एग्रीमेंट वॉइड होता है, सपोज करो मैंने अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, कि मैंने अगर तुमको सब अंडर इन्फ्लुएंस में लिया, और या फिर मैंने तुम्हारे सिर पे बंदूक लगाई और तुमको बोल देगा तुम्हें मेरे से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना पड़ेगा, और मैंने तुमसे 50,000 रुपये ले लिए, तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, दैट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास सेक्शन 2 आई बोलता है द पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री हैज टू ऑप्शन, आइदर यू कैन मेक दैट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल, और उसके अलावा यह कर सकते हो आप उसे वॉइड डिक्लेयर करा सकते हो। तो सपोज करो इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपने, उल्टा उल्टा एग्जाम्पल देखते हैं कि आपने मेरे माथे में बंदूक रखी और आपने बोल दिया सर एक काम करो लो 10,000 रुपये पकड़ो और हम सबको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दो। तो मेरी आपने कंसेंट तो ले ली, लेकिन मेरे माथे पे बंदूक लगा के लिए, तो सेक्शन 15 बोलता है यू आर परफॉर्मिंग कोर्सन। कोर्सन में आपको पढ़ाऊंगा आज, कंसेंट में पढ़ेंगे बेसिकली कोर्सन, लेकिन पहले रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्लास में क्या होता है। तो कोर्सन की तो बेसिकली आपकी जो मेरी जो कंसेंट है वो है बेसिकली फ्री कंसेंट नहीं है। तो फ्री कंसेंट में तो मेरे पास दो ऑप्शन है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दूं, या तो मैं आप सबको पढ़ा दूं, या फिर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दूं, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा दूं कोर्ट पे जाके। लेकिन जब अगर मैं कोर्ट में जाके उसको रिसाइन करा रहा हूं, तो सेक्शन 64 बोलता है द पार्टी एट हुज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एंड दैट पार्टी इज गोइंग टू कोर्ट टू डिक्लेयर दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। मेरे पास ऑप्शन था, मैं कोर्ट में जाके सर इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दूं, तो मैंने जो बेनिफिट लिया हुआ है मेरे को आपको वापस करना पड़ेगा, चाहे बेशक आपने कोर्सन परफॉर्म किया था। वो अलग बात है कि दैट एक्ट इज पनिशेबल अंडर आईपीसी और बीएनएसएस। लेकिन लेकिन ये अलग बात है कि अगर आपने मेरे को जबरदस्ती मेरे साथ की थी, मेरे मुंह पे बंदूक लगाई और मेरे को 50,000 रुपए दिए, तो मेरे पास अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है तो मैं 50,000 रुपए तुम्हारे ले लूंगा, खा जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर कराना है, तो उस कंडीशन में मेरे को तुम्हारे 50,000 रुपए वापस करने पड़ेगी। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि मेरे को आपको बेसिकली वो बेनिफिट रेस्टिट्यूट रिस्टोर करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। ऐसे ही सपोज करो कोई एग्रीमेंट ऐसा होता है जो वॉइड एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट, या फिर मैंने देखा था आपको बताया था सेक्शन 56 में, कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट बिकम वॉइड। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या तो वॉइड एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट बिकम वॉइड है। तो 65 बोलता है, अब सपोज करो कोई एग्रीमेंट है जिसमें, अगर सपोज करो कोई एग्रीमेंट ऐसा है कि मैं बोल देता हूँ बी को कि बी को भैया एक काम कर जाके ना तू सी को गोली मार दे और ले 50,000 रुपये पकड़, ठीक है। अभी क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड नहीं करता है, तो मैं तो इसको कोर्ट में जाकर तो एनफोर्स करा ही नहीं सकता।
लेकिन मैंने 50,000 दे रखे हैं आपको, तो मैं उस 50,000 की रिकवरी तो कर ही सकता हूँ, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि मैंने आपको 50,000 दिए। मैं कॉन्ट्रैक्ट पर एनफोर्स नहीं करा सकता, आप कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करा सकते, इवन अगर इसके एनफोर्समेंट की हम जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट तो उल्टा फंस जाएंगे, क्योंकि ये तो बेसिक बेसिक सी कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी। तो मैं आपको पैसे देके आपको एक शूटर मानता हूँ और आपको पैसे दे दिए, लेकिन अगर आपने कोई भी बेनिफिट लिया हुआ वॉइड एग्रीमेंट में भी, तो भी आपको वापस करना पड़ेगा सेक्शन 65। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि भैया आपके अगर कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में या फिर वॉइड एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट बिकम वॉइड सेक्शन 56 में अगर आपने कोई बेनिफिट लिया हुआ है और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कराने जा रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वॉइड है शुरू से ही, तो उस कंडीशन में आपको वो बेनिफिट रिस्टोर करना पड़ेगा उस पार्टी ने जिससे लिया था। अब मुद्दा ये आता है कि जो माइनस एग्रीमेंट है उसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास, माइनस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। तो माइनस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सॉरी माइनस एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। तो देखो जब हमने देखा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक बार कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही चुका था, लेकिन उस पार्टी के पास दो ऑप्शन थे। कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही गया है, लेकिन उस पार्टी के पास दो ऑप्शन है, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइड डिक्लेयर करा दे या उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करा ले, तो इसे बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी वॉइड हो गया, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही चुका था ना, 65 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट बिकम वॉइड, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन माइनर एग्रीमेंट तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, वो तो हमेशा से एग्रीमेंट ही था। तो जब एक चीज व्हाट कैन नॉट बी डन कैन नॉट बी अनडन, जो चीज हो ही नहीं सकती उसे हम वापस कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर अब यह मुद्दा ये आता है कि क्या माइनर्स के अगेंस्ट में, माइनर के अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन करा सकते हैं, तो एक केस था लेस्ली वर्सेस सेग, इंग्लिश केस था, उसमें बोल दिया था कि हाँ हम माइनर के अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन करा सकते हैं। अगर सपोज करो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी एज है 17 ईयर एज है मेरी, और मैं बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ और मैं बी से 50,000 रुपये ले लूँ, क्योंकि मैं तेरे को ब्याज वापस देता हूँ। अब क्योंकि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड गुड है, ये इवनिंग सर। कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है माइनर से। गुड इवनिंग बेटा। ये बेसिकली एग्रीमेंट तो शुरू से ही वॉइड है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सब्सिक्वेंटली अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कराने जाऊंगा या आप वॉइड डिक्लेयर कराने जाओगे, तो मैं अगर वॉइड डिक्लेयर कराने जा रहा हूँ, मेरी एज 17 ईयर की, तो मेरे को ये पैसे रिस्टोर करने नहीं पड़ेंगे। ये मोहरी बीबी और धर्मदास किसने बोल दिया, समझे। इसमें कितना गलत फायदा उठा सकता है कोई भी आदमी, अगर कोई लड़का जिसकी एज 18 माइनस हो और वो जाके किसी के साथ किसी को मिसरिप्रेजेंटेशन करे कि मैं तो मेजर एज है मेरी, मेजोरिटी कंप्लीट कर चुका हूँ, और उस कंडीशन में क्या करे वो कि पैसे ले ले, तो कल को उसे पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे अगर मोहरी बीबी से धर्मदास केस हो। तो ये, लेकिन इंडिया में क्या हुआ था, ये केस इंडिया में था। अब इंडिया में एक नया लॉ बन गया इस मोहरी बीबी धर्मदास के बाद कि भैया आप पैसे ले लो, अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करो, पैसे लो और आपको वापस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि माइनर्स एग्रीमेंट तो माइनस कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, माइनस एग्रीमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और मोहरी बीबी धर्मदास में तो इसका उल्टा इफेक्ट हुआ, एक केस आया ऐसा ही लेस्ली वर्सेस सेल इंग्लैंड में, जब मोहरी बीबी धर्मदास इंडिया में आया था, उसमें बोल दिया कि भैया जो ये मोहरी बीबी धर्मदास प्रोविजन हमें इंग्लैंड में एप्लीकेबल नहीं है। इंग्लैंड में कैसे प्रोविजन एप्लीकेबल, इंग्लैंड में नया प्रोविजन बनाया, इंग्लैंड वालों ने बना दिया कि भैया अगर माइनर ने कोई प्रॉपर्टी ली है, सपोज करो माइनर ने कोई मोबाइल लिया है, माइनर ने कोई बाइक ली है, माइनर ने कोई गाड़ी ली है, तो अगर माइनर कल को पता लगता है कि यार ये तो बंदा माइनर था जिस टाइम इसने कॉन्ट्रैक्ट किया एग्रीमेंट किया, तो जो अगर उसके अगेंस्ट में माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कराने जा रहा है, कोई भी पार्टी रिसाइन कराने जा रही है, तो माइनर को वो प्रॉपर्टी रिस्टोर करनी पड़ेगी, रेस्टिट्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज करो माइनर ने पैसे लिए तो फिर आप रेस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन नहीं करा सकते, इसे बोलते हैं लेस्ली वर्सेस सेल में। लेकिन दोनों ही चीज में वो बेचारा बंदा तो फंस गया जिसकी कोई गलती नहीं है। अब सपोज करो मैं बी को बोलता हूँ कि मैं तो भैया 18 प्लस हूँ, जबकि मैं 18 माइनस हूँ, तो बी की तो कोई गलती ही नहीं है ना, गलती तो मेरी थी। और मेरी गलती, इसे बोलते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट थ्योरी, मैं अपनी गलती से कमाई कर रहा हूँ और उल्टा बी को इल्जाम रख रहा हूँ। तो बी के पास भी तो कुछ राइट होने चाहिए, तो बी के पास खानगुल वर्सेस लाखा केस में ऑनरेबल लाहौर कोर्ट ने बोल दिया था, खानगुल वर्सेस लाखा केस में, कि भैया ठीक है लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर माइनर कोई भी एग्रीमेंट कर रहा है तो वो रिस्टोर नहीं करेगा उस प्रॉपर्टी को या उस पैसे को, लेकिन इक्विटी तो प्रोवाइड कराती है ना। अगर अगर सपोज करो माइनर को अलाउ ही ना करे पैसे वापस करना, तो फिर इक्वालिटी कैसी है, ड्यू प्रोसेस जैसी चीज तो खत्म हो जाएगी। जो हम बोलते हैं हमारी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है इक्वालिटी पे, फ्रीडम पे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पे, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ मिली। अगर मैं माइनर बी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं मेजर हूँ जबकि मैं माइनर हूँ, तो इसमें गलती मेरी थी और फायदा भी मेरा ही हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये खानगुल वर्सेस लाखा सिंह केस में बोल दिया इसी चीज को। अब देखो पूरे के पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं भी कोई प्रोविजन नहीं है कि आप माइनर अगर एग्रीमेंट कर लेते, याद रखना अगर आपसे कोई पूछे ना कि अगर माइनर एग्रीमेंट हो रहा है, माइनर एग्रीमेंट कर रहा है बी के साथ, तो कल को अगर सपोज करो क्योंकि वो एग्रीमेंट वॉइडेबल है या वॉइड है सेक्शन 64 65 में,
तो अगर कल को अगर माइनर से आपको पैसे वापस लेने तो प्रोविजन का है, कोई प्रोविजन ही नहीं है। इवन मोरे भी धर्मदास केस में बोल दिया कि अगर माइनर ने अपने आप को मिसरिप्रेजेंटेशन की और उसने पैसे लिए तो आप दे ही नहीं सकते इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो वापस ले ही नहीं सकते उससे। लेकिन ये तो इक्वालिटी के अगेंस्ट में चला गया ना कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जहां लॉ फेल हो जाता है ना, वहां इक्वालिटी एक्टिवेट हो जाती है, इक्विटी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हुआ क्या था, खानपुर वर्सेस लागा सिंह केस में बोल दिया कि ठीक है, आप बोलते हो मोहरी बीबीएससी धर्मदास केस में कि भैया हेलो माइनर से आप पैसे नहीं ले। जी बेटा। सर, आप मुझे बता दो ना कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी मैं रिवीजन करा रहा हूँ लास्ट क्लास का जो हमने, जैसे अगर तुमने देखा होगा माइनर्स एग्रीमेंट वॉइड एग्रीशन। लेकिन मुद्दा ये ओके आता है कि क्या अगर माइनर, क्योंकि कोई भी अगर, एक बात याद रखना, इस चीज को जब भी पढ़ो ना, एक बात याद रखना हमेशा, इस चीज को बाहर निकाल दो दिमाग से। बेटा मैं जब तक डिस्कशन कराऊंगा, जब तक तुम सोचने की स्थिति में नहीं हो जाओगे, जब तक डिस्कस करता रहूंगा इस टॉपिक को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बात याद रखना बस, कि अगर सपोज करो कोई एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट है जो वॉइड वॉइड एग्रीमेंट है, या कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। जब मैं एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कराने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऑप्शन में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैंने अगर कोई बेनिफिट लिया तो मेरे को रिस्टोर करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं सेक्शन 64 और 65, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भर भर के पढ़ाया था, अगर तुमने देखा हो तो। ठीक है, उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन मुद्दा ये आता है कि अगर कोई एग्रीमेंट माइनर के साथ है, तो क्या सेक्शन 64 और 65 एप्लीकेबल होंगे? नहीं एप्लीकेबल होते भाई। 64 और 65 एप्लीकेबल ही नहीं होते, क्योंकि उसे बोलते हैं माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी इनिशिएशन ऑफ ट्रांजेक्शन द माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इटसेल्फ। तो जो कोई चीज वॉइड है उसे आप रेस्टिट्यूट कर ही सकते हो, क्योंकि अगर माइनर के कॉन्ट्रैक्ट को हम बेसिकली, माइनर के कॉन्सेप्ट में अगर हम क्या करते हैं, अगर हम माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में इसको रिस्टोर करा देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बताओ? इस कंडीशन में तो जो चीज गलत थी उसको हम सही डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन कौन सा केस हुआ था जिसमें बोल दिया था, कौन सा केस हुआ था जिसमें बोल दिया था कि माइनर के अगेंस्ट में भी रेस्टिट्यूशन पॉसिबल है? सर ये वाला खानगुल वर्सेस लाखा सिंह। खानगुल वर्सेस, लाखा सिंह। अगर पूरे के पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो कहीं कोई प्रोविजन दिया है कि जब माइनर के अगेंस्ट में आप कोई भी एग्रीमेंट रिसाइन कराने जा रहे होगे तो वॉइड की वो से आप बेसिकली पैसे वापस कर ले सकते हो माइनर से? नो सर। अभी मैं आपको एक चीज सर दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया सर ये मजेदार। 33, सर ये स्पेशल रिलीफ एक्ट 33 इसमें शायद से दिया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट बेटा। ऐसे नहीं बता सकते ना, 33 में दिया हुआ तो फिर 64 65 कहाँ गए? ये घास खाने जाएंगे ये? देखो, अब हम पढ़ते हैं 65 क्या, 64 क्या, तो पहले ध्यान से पढ़ लेना। क्योंकि जब भी अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, रिसेशन का मतलब होता है कि देखो, मैंने अगर सपोज करो रुखसाना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, माना, और मैंने क्या कर दिया, मैंने कोर्शन परफॉर्म किया है, मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस परफॉर्म किया है, मैंने मिसरिप्रेजेंटेशन किया, मैंने फ्रॉड किया है, और इन सबसे मैंने रुखसाना की कंसेंट ले ली। तो रुखसाना के पास दो ऑप्शन है। रुखसाना चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करा सकती है। मैं बोल दूं रुखसाना को, रुखसाना बेटा मैं तेरे को फेल कर दूंगा अगर तू मेरे से 10,000 रुपये देकर ट्यूशन नहीं पढ़ेगी। तो बेसिकली मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस परफॉर्म कर रहा हूँ। सेक्शन 16 15 में पढ़ाऊंगा अभी, आज की क्लास में हुई था, हालांकि मैं रिवीजन करा दूं पहले। लेकिन मुद्दा ये आता है कि रुखसाना के पास दो ऑप्शन थे। मैंने क्या किया कि रुखसाना को 10,000 रुपए दी, सॉरी, रुखसाना, उल्टा बताता हूँ मैं इसमें, चलो। रुखसाना ने क्या किया, रुखसाना ने मेरे माथे पर बंदूक लगाई और बोल दिया, सर मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगी आपको। उस कंडीशन में सेक्शन 15 बोलता है कि अगर कोई ऐसी आप एक्ट कर रहे हो जो कि पनिशेबल है इंडियन को, इंडियन पिनल कोड में या आज के टाइम में बीएनएस में, अगर वो पनिशेबल है और उस एक्ट को करने के बाद आप किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हो, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेक्शन 19, सेक्शन 15 रेड विद सेक्शन 19 लिखते रहना सबको। सेक्शन 15 रेड विद सेक्शन 19। सेक्शन 15 बोलता है कि अगर आपने कोई भी ऐसी एक्ट करी, सपोज करो मेरे को आप बोल दो कि सर मैं आपका सर फोड़ दूंगी, नहीं तो मेरे को आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, और लो पकड़ो 10,000 रुपए। अब मेरे पास एक चीज है कि मेरे ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, रुखसाना के ऑप्शन पे नहीं है। रुखसाना को तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसने तो वर्षन परफॉर्म किया, अंडर परफॉर्म किया, तो कंसेंट फ्री की स्थिति थी, मेरी कंसेंट फ्री नहीं है। जबरदस्ती मेरे को रुखसाना को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं तो कल को मेरा सर फोड़ देगी और इसने मेरे को 10,000 रुपए भी देगी। मैं चाहता हूँ यार, मैं तो इसको नहीं पढ़ाऊंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने जा रहा हूँ, मतलब खत्म कराने जाता हूँ कोर्ट में। तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो इसमें लिखते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
तो मैं जब कोर्ट में जाऊंगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली रिसाइन कराने जा रहा हूँ, मैं परफॉर्म कराने नहीं जा रहा। आप कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कराने नहीं जा सकते। अगर आपके पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। मैं तो या तो अगर कल को नुकसान मेरी बची हुई फीस ना देती तो मैं बोल देता मेरी बची हुई फीस देगी, या मैं चाहूँ तो इसको रिसाइन। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो इसे खत्म कर दूं कॉन्ट्रैक्ट को, मैं चाहूँ तो इसे परफॉर्म करा लूं कॉन्ट्रैक्ट को। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ये तो होता है। लेकिन सपोज करो मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया तो 64 एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अब सपोज करो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कराने जा रहा हूँ, तो सेक्शन 64 क्या बोलता है? Consequence of rescission of voidable contract. When a person at whose option a contract is voidable resign it. मैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट मेरे when a person at whose option, यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट किसके ऑप्शन पे voidable था, मेरे पे या रुखसाना पे थे? कौन इसको voidable void डिक्लेयर करा सकता है, मैं या रुखसाना? सर आप। मैं करा सकता हूँ। द अदर पार्टी देयर टू नीड नॉट टू परफॉर्म एनी प्रॉमिस देयर इन कंटेंट। तो अभी रुखसाना को कुछ नहीं परफॉर्म करना इन विच ही इज प्रोमिस। द पार्टी रिसाइनिंग ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेल, जो मैं क्या कर रहा हूँ, द पार्टी अमित, द अमित रिसाइनिंग ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेल if he have received any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit so far as may be to the person whom it was received। तो बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपन अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने जा रहा हूँ तो मेरे को रुखसाना से जो मैंने 10,000 रुपए लिए थे वापस करने पड़ेंगे। किस सेक्शन में लिखा हुआ है? किस सेक्शन में लिखा हुआ बताओ बेटा, कौन बताएगा जल्दी सबसे पहले? अगर मेरे ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट सर वॉइडेबल था, 64। 64 ये तो हो गया 64। तो यस सर। कॉन्ट्रैक्ट तो इसमें हो गया था ना कम से कम। अब यस सर। कॉन्ट्रैक्ट तो इसमें हो गया था ना कंक्लूड। अब देखते हैं 65। सर 65 है वॉइड। मैं देखता हूँ ना बेटा, एक मिनट देख लेते हैं बस। ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड व्हेन एन एग्रीमेंट। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कि सपोज करो रुखसाना मेरे को 10,000 रुपए दे और बोल दे कि वंश को सर गोली मार दी। तो मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट कराया है उसमें बेसिकली सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग ये अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है, ये फॉरबिडन, ये एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ है। तो ऐसे एक्ट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। इवन अगर इसने मेरे को 10,000 रुपए दे भी दिए ना तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ये परफॉर्म भी नहीं करा सकती स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाके भी। या ये ना तो इससे कोई कंपनसेशन ले सकती, ना ही सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे कोई परफॉर्म करा सकती। तो बेसिकली आप सपोज करो क्योंकि एग्रीमेंट वॉइड है और इसने मेरे को 10,000 रुपए भी दे दिए, तो ये क्या कर सकती है, कल को अपने 10,000 रुपए मेरे से वापस ले सकती है। When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person who have received it। A pays B, ध्यान से इलस्ट्रेशन पढ़ लेना बेटा। A B को पे करता है 1,000 रुपीज इन कंसिडरेशन of B's promising to marry C, A's daughter। C is dead at the time of promise। The agreement is void but B repay at the 1,000। अब इसमें क्या हुआ था, इसको इलस्ट्रेशन में मैं तुम्हें ढंग से बता देता हूँ। ए बी को 1,000 रुपए देने के लिए बोलता है कि मैं तेरे को 1,000 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मेरी बेटी 18 साल की हो जाएगी तेरे को उससे शादी करनी पड़ेगी। अब जब उसकी बेटी 18 साल की होने वाली थी उससे पहले उसकी बेटी मर गई। तो ए तो उसके साथ बी तो उसके साथ शादी कर ही नहीं सकता। कर सकता है क्या? जब उस मरी गई तो कैसे शादी करेगा? नहीं कर सकता ना। लेकिन बी को वो 1,000 रुपए जो उसने लिए थे इस बात के लिए कि जब वो उसकी बेटी 18, सपोज करो एक आदमी है उसका नाम है ए। ए ने बी को 10,000 रुपए दिए, 1,000 रुपए दिए और बोल दिया कि यार देख मैं तेरे को 1,000 रुपए दे रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी बेटी 18+ हो जाएगी ना, मेजर हो जाएगी, उस दिन तेरे को शादी करनी पड़ेगी मेरी बेटी से। उसने 1,000 रुपए एडवांस में दे दिए उसको। लेकिन उसमें उल्टा हो जाता है, सीन में क्या होता है कि इसकी बेटी मर गई जिस दिन ये 18 साल की होने वाली थी, उससे पहली मर गई। तो कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म नहीं हो सकता। तो लेकिन उसको 1,000 रुपए उसके वापस करने पड़ेंगे उसके फादर की। किस सेक्शन में लिखा होगा? 65। 65। कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट बिकम वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट फाइंड्स टू बी वॉइड, एग्रीमेंट फाइंड्स टू बी वॉइड, ठीक है। अब दूसरी स्टेशन पढ़ते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू डिलीवर हिम 200 250 मोल्स ऑफ राइस बिफोर द 1st of May। A deliver 130 moles only before the day, and then after B retains the 130 moles after the day he bound to pay A for them। अब सपोज करो मैं बोल देता हूँ कि मैं 10,500 मोबाइल सप्लाई करूंगा गर्ल्स को 1 मई तक, और ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू डिलीवर हिम 250 moles of rice before the 1st day of A। A delivered 130 moles only before that day
and none after B. B retain 130 after they he bounds to pay. देखो अब इसके पास मैं वंश के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैं वंश को 500 मोबाइल सप्लाई करूंगा 1 महीने तक, लेकिन मैं वंश को सिर्फ 200 मोबाइल सप्लाई करता हूँ। वंश के पास दोनों ऑप्शन है, वंश क्या करेगा, 200 मोबाइल अपने पास रख लेता है और 300 मोबाइल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। तो क्योंकि वंश के ऊपर पास तो दोनों ऑप्शन है, लेकिन वंश को उस 200 मोबाइल के लिए मेरे को पे करना पड़ेगा सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग। A singer contract with B, the manager of a theater, to sing at his theater for 2 nights in every week during the next 2 months. And B engages to pay her 100 rupees for each night performance. On the sixth night, A will feel absent herself at the theater, and B, in consequence, resign the contract. B must pay A for the 5 nights. समझे इस बात को? अब मैं इलस्ट्रेशन ध्यान से सुन लेना, 300 से तीन जितने भी है ना, अभी सबसे पूछ रहा हूँ मैं। अब इलस्ट्रेशन ये है कि अमित बैसोया बहुत अच्छा सिंगर है, ठीक है। ए के पास एक थिएटर है। ए क्या करता है, बोलता है कि भैया अगले 1 महीने तक हर सैटरडे और संडे की नाइट को आके मेरे को हमारे यहाँ गाना गाना पड़ेगा। अमित बहुत अच्छा सिंगर है। अमित क्या करता है, एक संडे जाता है, दूसरे सैटरडे जाता है, एक संडे जाता है, दूसरे सैटरडे जाता है, एक संडे जाता है, दूसरे सैटरडे जाता है। 3 सैटरडे संडे चला गया, मतलब 6 दिन में हो गया। 7वें दिन आते आते अमित बिल्कुल ही एबसेंट हो जाता है। तो बेसिकली अब क्या होएगा, इस चीज को ना, इस कॉन्ट्रैक्ट को थिएटर ऑन क्या करता है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देता है। बोलता है कि भाई तू नहीं आना मेरे थिएटर में, तो तेरी वजह से मेरे को नुकसान हो गया। थिएटर ओनर बोलता है कि अमित क्योंकि मेरे थिएटर में नहीं आ रहा, तो अमित की वजह से मेरे को नुकसान हो गया। तो अब अमित की वजह से नुकसान हो गया, तो अमित ने थिएटर ओनर ने क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड करवा दिया कि सर अमित ने देखो कॉन्ट्रैक्ट बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन उस थिएटर ओनर को मेरे को पैसे देने पड़ेंगे जो मैंने 6 नाइट के लिए उसके थिएटर क्लब में जाके गाया था। ये इलस्ट्रेशन बोलती है। फिर बता रहा हूँ, अगर सपोज करो वंश बहुत अच्छा गाना गाता है और अमित या वंश को बहुत अच्छा डांस आता है, तो अमित क्या करता है, अमित बोलता है कि वंश तू मेरे थिएटर में आ और तू अगले 1 महीने तक मेरे थिएटर में नाचता रहे, हर दिन आ और नाचे, और मैं तेरे को हर दिन के 500 रुपये दूंगा। तो उस हिसाब से क्या होता है, वंश आता है और वंश 15 दिन तक नाचता है, 16वें दिन आके वो मना कर देता है, मैं नहीं नाच रहा सर, आज के बाद नहीं नाचूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं वॉइड डिक्लेयर करा देता हूँ कि भाई वंश ने मेरे को प्रॉमिस किया था, लेकिन वंश अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा रहा हूँ। लेकिन मेरे को वंश को 15 दिन के पैसे देने पड़ेंगे। सेक्शन 65 क्या बोलता है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट बिकम वॉइड। 56 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर हो गया, मेरे ऑप्शन पे मैंने कर दी वॉइड डिक्लेयर, क्योंकि वंश 15 दिन आया, 16 दिन आया ही मेरे थिएटर में। लेकिन अगर वंश से मैंने 15 दिन वंश को नचाया, तो 15 दिन वंश को नाचने के पैसे मेरे को देने पड़ेंगे। समझ रहा भाई वंश? सेक्शन 65 डी, यस सर, a यस सर। contract a contract to sign for B at concert 1,000 rupees which are paid in advance. A is too ill to sing. A is not bound to make compensation to B for the loss of profit which B would have made if he had made able to sing but must refund। तो ये बाद में करेंगे, इतना याद रख लो। सेक्शन 64 65 ये बोलता है कि भैया अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, एग्रीमेंट ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, वॉइडेबल होता है, तो 60 कौन सा सेक्शन बोलता है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। अच्छा चलो इसे मैं डिलीट हटा रहा हूँ इसको। अब मुझे बताओ कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और जिस पार्टी के ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है उसने वॉइड डिक्लेयर करा दिया उसको, लेकिन उसने कुछ बेनिफिट लिया था और रिस्टोर करना पड़ेगा बेनिफिट, कौन सा सेक्शन बोलता है, 64 65? सर 64। अच्छा, अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड है, सपोज करो मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ 10,000 रुपये, बोल रहा हूँ कि जाके रुखसानों पे मार दे, तो उस कंडीशन में जो, क्योंकि एग्रीमेंट तो वॉइड है, तो 10,000 रुपये भी ले लिया, अब कॉन्ट्रैक्ट तो मैं फोर्स नहीं करा सकता। अब क्या तो मेरे 10,000 रुपये खा जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि सिक्सटी तो फाइव सर बोलता है कि आप एग्रीमेंट तो वॉइड था, लेकिन आपको जो बेनिफिट है वो रिस्टोर करना पड़ेगा। ऐसे सपोज करो एक एग्रीमेंट ऐसा है कि सपोज करो मैं तेरे से बोलता हूँ कि भैया तू ना मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दे, मैं वंश को बोलता हूँ है, और वंश को मैंने 10,000 रुपये दे दीजिए, लेकिन वंश क्या करता है, अगले दिन क्या करता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वो कर दे, सर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पढ़ा सकता। तो वंश ने जो मेरे से 10,000 रुपये एडवांस ले रहा हूँ, वंश को वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि यस सर। कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट मेरे ऑप्शन पे। तो सेक्शन 64 65 रेस्टिट्यूशन की बात करता है, दोनों में आप देखोगे रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं। लेकिन एक समझ गए केस हुआ सर। था, माइनस कॉन्ट्रैक्ट तब दोबारा आते हैं, माइनर कॉन्ट्रैक्ट तब दोबारा आते हैं। ये होता है रेस्टिट्यूशन का मतलब कि जो आपने बेनिफिट किया उसको आप रिस्टोर करोगे। लेकिन मुद्दा ये आता है माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या, माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में आप करोगे क्या, नहीं करोगे, सर ठीक है। ये सर ये चीज शायद हाँ, से सर इंडिया में पॉसिबल नहीं है, और इंग्लिश लॉ में पॉसिबल है। लेकिन अभी बताता हूँ ना इंडिया में। लेकिन यार एक बात होता है ना कि अगर मान ले कोई लॉ फेल हो जाता है,
अगर कोई लॉ फेल हो गया तो बेसिकली यस, इक्विटी फेल हो गई, यस सर। है ना? तो जब लॉ फेल हो जाता है तो क्या काम आ जाती है? इक्विटी काम आएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। अगर लॉ फेल हो गया तो फिर क्या एक्टिवेट हो जाएगी? इक्विटी। मोहरी भी यूएससी धर्मदास केस में बोल दिया था। हाँ, मैं बताता हूँ। मोहरी भी यूएससी धर्मदास केस में बोल दिया था कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में, माइनर अगर एग्रीमेंट है तो उसको आप अगर सपोज करो माइनर अपने आप को मिसरिप्रेजेंट कर रहा है और कोई भी एग्रीमेंट कर ले रहा है बी के साथ, तो माइनर्स को आप 64 और 65 में मजबूर ही नहीं कर सकते कि वो बेनिफिट रिस्टोर करे। क्यों? क्योंकि माइनर एग्रीमेंट तो वॉइड एब इनिशियो होता है कॉन्टेम्परेरीली, और जब जो चीज लॉ की नजर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लॉ से कैसे एनफोर्स करा दें? माइनर एग्रीमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस कंडीशन में माइनस को 64 और 65 एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। ठीक है? क्या क्या बोल रहे थे करो? कुछ बोल रहा था कोई कोई? नो सर। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन एक केस आता है जिसे बोलते हैं लेस्ली वर्सेस सेन। अगर आपसे कोई पूछता है रेस्टिट्यूशन अगेंस्ट माइनर में, तो आप साफ साफ लिख के आओगे सेक्शन 64, neither section 64 nor section 65 shall be applicable in the case of minor. Even in case of Moribi versus Dharmadas, it has been held that restitution against minor is not possible. But according to English case law, Leslie versus Sale, restitution against minor is possible only if in the cases where minor has received the advantage in the form of property. But अब सपोज करो माइनर को आप एडवांटेज दे रहे हो प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी माइनर को रिस्टोर करनी पड़ेगी, लेकिन पैसे उसमें रिस्टोर, पैसे वहां भी रिस्टोर नहीं करा पाए, तो अंग्रेज भी पैसे रिस्टोर नहीं करा पाए थे। अंग्रेजों ने बोल दिया माइनर के अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ अगर उसने प्रॉपर्टी ली हो। ये केस है लेस्ली वर्सेस सेल। तो पहले स्टार्ट करोगे मॉर्बी धर्मदास, फिर लिखोगे लेस्ली वर्सेस सेल। अब आ जाओगे तीसरे केस लॉ पे जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, खानगुल वर्सेस लाखा सिंह। खानगुल वर्सेस लाखा सिंह ये लैंडमार्क जजमेंट है। इसी के बाद सेक्शन 33 ये जो है ना, पहले कुछ और था, वो ऐड हो गया। जो सेक्शन 32-33 जो भी एसआरए का है, तो बेसिकली हुआ क्या था, खानगुल वर्सेस लाखा सिंह में केस में बोल दिया कि अगर मोहरबी यूनिवर्सिटी धर्मदास केस को हम एप्लीकेबल कराते हैं और हम ये बोल दें कि माइनर एग्रीमेंट में 64 और 65 एप्लीकेबल नहीं है, मतलब माइनर बाउंड ही नहीं है कि अगर वो अपने आप को मिसरिप्रेजेंट कर रहा है तो माइनर बाउंड नहीं है कि उसे पैसे वापस करने पड़े, तो इस कंडीशन में तो इनक्वालिटी होगी या अनजस्ट एनरिचमेंट हो गया। तो ऐसे तो हर कोई ये करना स्टार्ट कर देगा कि कोई भी माइनर होगा एग्रीमेंट करेगा, पैसे लेगा और देगा ही नहीं। तो खानगुल वर्सेस लाखा सिंह की किस्म बोल देता कि ठीक है अगर 64 65 एप्लीकेबल भी नहीं होते, लेकिन लॉ इक्विटी तो एप्लीकेबल होती है। इसे बोलते हैं कि जब लॉ के प्रोविजन फेल हो जाते हैं ना, तो इक्विटी बोलती है, इक्विटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है। तो खानगुल वर्सेस लाखा सिंह केस में पहली बार लाहौर हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भैया माइनर के एग्रीमेंट में भी माइनर को क्या करना पड़ेगा, बेनिफिट रेस्टोर करना पड़ेगा। इसी चीज को आप, क्योंकि पूरे के पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं भी कोई प्रोविजन नहीं है जो ये बोल दे कि माइनर एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो उसमें माइनर को पैसे वापस करने पड़ेंगे एग्रीमेंट करने के बाद। इवन मोर भी बेस धर्मदास केस में बोल दिया, इवन 64 65 में लगते। तो फिर कौन से पहले केस में बोल दिया था कि माइनर के केस में भी माइनर को पैसे वापस करने पड़ेंगे या प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी? माइनर के केस में भी रेस्टिट्यूशन पॉसिबल है। कौन से केस में बोला गया है बताओ, चलो ठीक है, जल्दी कौन पहले होता है? सर खानगुल वर्सेस लाखा। खानगुल वर्सेस लाखा सिंह, याद रखना लाहौर कोर्ट ने बोल दिया था। यस आप सर। पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, सुन लो। पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 33 पढ़ रहा हूं मैं। पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कंपनसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसिल्ड और इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज बीइंग वॉइड और वॉइडेबल। अब इसकी 33 की 2 की बी क्लोज पढ़ो। द एग्रीमेंट sought to be enforced against him in the suit is void by reason of his not having been competent to section contract under section 11 of Indian Contract Act. The court may, if the defendant has received any benefit under the agreement from the other party, require him to restore it. तो सपोज करो एक माइनर है, वो बोलता है सर मैंने 10,000 रुपये लिए थे, और सपोज करो वंश की एज अभी 18 माइनस है, वंश या फिर वंश साउंड माइंड नहीं है, या वंश डिस्क्वालीफाइड है, लेकिन वंश मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले, एग्रीमेंट कर लेता है। और अब अगर सपोज करो वंश ने एग्रीमेंट करने के बाद 10,000 रुपये ले लिए मेरे से और बोल दिया सर मैं आपको इंडियन एविडेंस है, ये बेटा ये इस लाहौर को हम, बेटा उस टाइम पे लाहौर कोर्ट जो था ना, ये बहुत आजादी से पहले का केस है, 1947 से पहले का, 1930 के आसपास का केस है। तो उस टाइम में ये लाहौर हाई कोर्ट, ये बेसिकली उसने एक बेसिक नया प्रिंसिपल बनाया था, इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको हम पढ़ते हैं, समझ रहे हैं?
लेकिन सपोज कर एक चीज समझ तू कि अगर तूने पैसे ले लिए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा पूरा डिनाई कर रहा है कि तेरे को पैसे देने ही पड़ेंगे। लेकिन सेक्शन 33 पर टू बी बोलता है कि अगर आपको डिनाई कर रहे हो, अगर क्योंकि देखो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट हो जाता है तो दोनों पार्टी को परफॉर्म करना पड़ेगा। वंश को भी परफॉर्म करना पड़ेगा जबकि वंश की एज 18 माइनस है और मेरे को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि मैं भी परफॉर्म करूंगा, वंश भी। लेकिन वंश क्या चाहता है, वंश चाहता है एक ग्राउंड लेता है कि सर जिस टाइम एग्रीमेंट हुआ था मैं तो माइनर था और मैं इस एग्रीमेंट को रिसाइन कराना चाहता हूँ। तो कोर्ट आपसे बोलेगा कि आपको ये जो अमित से बेनिफिट लिया था 10,000 रुपए वो रिस्टोर करने पड़ेंगे। इसके प्रोविजन सेक्शन 64 65 या पूरे पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ली है। तो फिर कहाँ दिए हुए, आप साफ साफ लिख के आओगे सेक्शन 33 सब क्लोज टू बी में दिए हुए हैं। याद रखना, ये लाइन याद रखनी है आपको। खानगुल वर्सेस लाखा सिंह केस से एक इक्विटी का कॉन्सेप्ट आया था कि माइनर अगर रिसाइन करता है कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो उसको बेनिफिट रिस्टोर करना पड़ेगा। और वही खानगुल वर्सेस लाखा सिंह के जो प्रिंसिपल्स थे वो हमने लिख दिया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के किस सेक्शन में, सेक्शन 33 किस सेक्शन लिखे, बताओ भाई। सर सेक्शन 33 33 सब क्लोज 2 टू का सर बी। बी बी, सेक्शन 33 सब क्लोज टू बी। बेटा ऐसे 2 ही का पढ़ते हैं बी। हम इसको। आप लिख के आओगे वहां पे कि दिस प्रोविजन हैज बीन गिवन इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 33 सब क्लोज टू बी when minor has to decide his contract then minor also has to restore the benefit received under that contract। तो माइनर माइनर रिसाइन कर सकता है, लेकिन आप अगर पूरे के पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लोगे तो आपको मिलेगा ये प्रोविजन कि जब माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करने जा रहा है इस बेस पे, इस ग्राउंड पे कि सर जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो मैं तो माइनर था या मैं तो अनसाउंड माइंड था, मैं डिस्क्वालीफाइड था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोलता कर दो भाई डिसाइड, माइनर कुछ करना ही नहीं। तो इवन मौर्य धर्मदास केस में ये बोल दिया था। लेकिन इक्विटी नाम की चीज है तो एक बात याद रखना, जब भी लॉ फेल होगा, जब भी लॉ के प्रोविजन फेल हो जाएंगे तब इक्विटी प्रिवेल कर जाएगी। ओके सर। इक्विटी जब भी लॉ, इसी पे तो बोलते हैं, अगर कोर्ट में आप जाओगे तो कोर्ट में आप देखोगे कि जब भी हम कोई भी, अगर आप इंटर्नशिप पर भी जाओगे या गए होगे तो आप देखोगे जब भी हम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं और कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं होता इस एप्लीकेशन के लिए तो हम सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी में लगाते हैं। तो 151 ऑफ सीपीसी बात करता है इनहेरेंट पावर की। इनहेरेंट पावर का मतलब है कि बीइंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट के पास कुछ स्पेसिफिक पावर है कि अगर कोई भी लॉ का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो बीइंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके पास स्पेशल पावर है कि बेशक कोई लॉ का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो रहा क्योंकि वो जज है, वो जस्टिस है, उसको इक्विटी प्रिवेल करानी है जज को और जस्टिस को, चाहे लॉ में लिखा हो चाहे ना लिखा हो। तो उस बेस पे वो स्पेशल ऑर्डर दे देता है, उसे बोलते हैं इनहेरेंट पावर। तो खानगुल वर्सेस लाखा सिंह केस में भी कोर्ट ने ये स्पेशल डिसीजन दिया था कि भाई ये पूरे पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, माइनर के अगेंस्ट में अगर माइनर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने जा रहा है तो उस कंडीशन में माइनर के जो बेनिफिट माइनर से आप नहीं ले सकते। पूरे पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, मौर्य भी धर्मदास केस में बोल दिया था। लेकिन इक्विटी तो आई ना, इक्विटी प्रिवेल होगी। खानगुल वर्सेस लाखा सिंह केस में बोल दिया कि भैया लॉ के प्रोविजन बेशक फेल हो रहे हैं, मौर्य भी धर्मदास वर्सेस बेशक केस बेशक फेल हो रहा है, लेकिन इक्विटी नाम जैसी कोई चीज है और उसी इक्विटी को हमने लिख दिया सेक्शन 33 सब क्लोज 2 बी में, that the agreement sought to be enforced against him in the suit is void by reason of his not having been competent to contract under section 11 of Indian Contract Act। ठीक है, on adjudging, शुरू से पढ़ रहे हैं, on adjudging the cancellation of an instrument the court may require the party to whom such relief is granted to restore it। कोर्ट चाहता, माइनर चाहता है कि मैं अपने एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कराने जा रहा हूं तो वो जा सकता है सेक्शन 33 की एप्लीकेशन लगाएगा। किसके सेक्शन 33 की, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 33 में माइनर के एप्लीकेशन लगाएगा, सर मैंने एक एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट को मैं रिसाइन करना चाहता हूँ, कल को ऐसा ना हो कि मुझे वो एग्रीमेंट परफॉर्म करना पड़ जाए। तो माइनर जाता है रिसाइन करना चाहता है, लेकिन कोर्ट बोल देता है कि भैया आपको जो आपने बेनिफिट लिया था आप मौर्य यूनिवर्सिटी धर्मदास केस की प्ली नहीं ले सकते। नहीं आप ये बोल सकते कि सेक्शन 64 और 65 के अकॉर्डिंग मैं रिस्टोर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं हो सकते। आपके ऊपर तो स्पेसिफिक प्रोविजन लगेंगे और वो स्पेसिफिक प्रोविजन लिखे हुए हैं सेक्शन 33 सब क्लोज 2 बी में। तो समझे मेरी बात, माइनर के अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन पॉसिबल है या नहीं, आप बताओ, है या नहीं सर है। ये रेस्टिट्यूशन ऐसा स्पेसिफिक लिखा तो नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 33 का जो सब क्लॉज 2 का बी है उसमें हम निकाल मतलब पूरे रेस्टिट्यूशन मैं क्या पॉसिबल कह रहा करा हूँ, सकते हैं। मेरी बात सुनो, साइड हो जाओ, साइड बिल्कुल साइड हट जाओ। स्पेसिफिकली टेस्ट उड़ा देते हैं माइनर यस सर। कॉन्ट्रैक्ट में, माइनर एग्रीमेंट में, पूरे के पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या 64 65 लगता है क्या? अगर माइनर एग्रीमेंट कर नो लेता है सर। क्या माइनर के
अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन पॉसिबल है? क्या हम माइनर को बोल सकते हैं कि जो तूने बेनिफिट लिया है, अगर तू कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर कराने जा रहा है या तेरा एग्रीमेंट वॉइड है या कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट, क्या हम 64 65 में बोल सकते हैं कि बेनिफिट तू वापस कर? नो सर। तो सेक्शन 64 और 65 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइनर। किस केस यस में सर। बोला था? किस केस में बोला था? बता दो भाई, आज तो मैं मान जाऊंगा तुमको। सर ये बोला था मोहिनी बीवी केस में, क्योंकि मोहरी सर उसमें विवर्जित बोला था। धर्मदास में। यस हाँ, सर, कि सब माइनर पता है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो। यस पता है भाई। सब? गौरव आंसर दे यार। यस सर। नहीं अगर, अच्छा, सर वो एक्चुअली मत मैं दो इसका भाई मत दो, लेकिन सर मेरी मैं बात सुनो, मत दो आंसर मत करो। मैं जितना पढ़ाना उतना पढ़ाऊंगा, और भाई जब तक पढ़ाता रहूंगा जब तक तुम आंसर नहीं करोगे। मैं तो तुम्हें पता है कितना लंबा खींच दूंगा इस चीज को, बहुत लंबा, गौरव क्योंकि भाई मैं आंसर दे यार, सारे आंसर मैं ही थोड़ी दूंगा, तू भी दे। यस सारा सर। आंसर भी देते हैं। यस सर। तो बेटा सोना नहीं है क्लास ज्वाइन करके। सर सोना नहीं है, लेकिन मेरे को ना थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, जैसे मेरे को लग रहा है कि 2 दिन के बाद ज्वाइन की ना, तो इतना एकदम अरे पता नहीं मैंने चल। बोला तो था, ऑनलाइन क्लास एक सर बार ये तो देख लियो। बहुत आसान है, नहीं ये तो ऐसे ही याद होगी नहीं, ये दिमाग बहुत में आसान है। बैठ सर अरे मैं ना, अरे होता क्या है, सुन ले मेरी बात, मैं तो एक लाइन में बताता हूँ। जी। एक लाइन में बताता हूँ, बहुत सिंपल सी लाइन में। तूने मेरे को पैसे दिए कि सर मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, है ना? मैंने, अब सर तूने मेरे को दे दिए 1 लाख रुपए कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरे को पढ़ा दो। मैं बोलता हूँ कि यार मैं नहीं पढ़ा रहा तेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, मेरे को तेरे वापस करने पड़ेंगे पैसे, यस सर, करने यस पड़ेंगे सर। ना? या कल को मैं अगर इनवैलिड हो जाता हूँ, मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ, मेरी आवाज चली जाती है, कुछ भी होता है, तो मेरे को तेरे पैसे वापस तो करने पड़ेंगे ना, क्योंकि इक्वलिटी तो ये बोलती है ना, ये कहाँ लिखा हुआ है प्रोविजन? सेक्शन 64 65 में, इतना सा समझ गई, यस सर। है ना? तो जब अगर कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड एग्रीमेंट है, उसको हम कोर्ट में जाके वॉइड डिक्लेयर कराते हैं, तो जो हमने बेनिफिट लिया होता है रिस्टोर करना पड़ता है। अगर मैं बोल दूं कोर्ट में जाके तो सर मैं तो इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा रहा, जैसे मान लो तू मेरे अगेंस्ट में केस कर दे, और मैं बोल दूं तूने मेरे को 1 लाख रुपए दिए, तू मेरे से केस कर दे कि सर तू सर मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा रहा, सर ने मेरे से 1 लाख रुपए दे दिए, मैं कोर्ट में आके बोलता हूँ मैं तो नहीं पढ़ा रहा, जाओ। तो मेरे को बेनिफिट तो रिस्टोर करना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन। समझ रही है? आप तो समझ आया। लेकिन इस प्रोविजन यस कहाँ सर। लिखे हुए? 64 65 में। लेकिन एक केस हुआ था मोहरी बिगुर से धर्मदास, उसमें बोल दिया था कि सेक्शन 64 और 65 के प्रोविजन माइनर पे लगते ही नहीं है। माइनर का मतलब ऐसा पर्सन जो कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और कॉम्पिटेंसी कहाँ दी हुई है? सेक्शन 11 में। तो अगर ऐसे किसी पर्सन ने कोई एग्रीमेंट कर लिया जिसमें वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है कि वो इवन चाहे तो रिस्टोर भी ना करे। अगर मैं यार सपोज कर माइनर होता, मैं 18 माइनस होता, मैं सपोज कर 17 ईयर का होता, तो मेरे को 1 लाख रुपए दे देती, और उसके बाद तो कोर्ट में केस कर दी कि अमित शाह को बोल दो कि मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दो। तो पता मैं क्या प्ले लेता? मैं प्ले लेता मोहरी विवेश धर्मदास, मैं बोल देता सर ना तो मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाऊंगा, ना इसके 1 लाख रुपए वापस करूंगा, क्योंकि मेरे सेक्शन 64 65 मेरे को तो लगता ही नहीं है। इसी केस को, इसी चीज को खानकुल वर्सेज लाका सिंह केस में टैकल किया लाहौर कोर्ट ने। लाहौर कोर्ट ने देखा कि यार ये माइनर तो हर बार क्या करता है, एग्रीमेंट करता है और अनलॉस कंडीशमेंट कर लेता है, अनलॉफुल तरीके से कमा लेता है पैसे। तो इक्विटी बोलते हैं कि माइनर को भी अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना तो माइनर को पैसे वापस करने पड़ेंगे। यहाँ अगर मेरी उम्र जो है ना 16 साल की है ना, 16 साल की होने के बाद भी मेरे को तेरे वापस पैसे वापस करने पड़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 64 65 रेस्टिट्यूशन एक्ट की बात करता है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो फिर स्पेसिफिक प्रोविजन कहाँ है लिखे हुए इसके? इसके स्पेसिफिक प्रोविजन लिखे हुए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के भी सेक्शन 33 सब क्लोज टू। अगर तेरे को बीइंग ए माइनर मैं तेरे से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, तो तू चाहे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेरे से पैसे वापस ले ही नहीं पाएगी, लेकिन तेरे को फिर कौन सी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी? तेरे को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी सेक्शन 33 सब क्लोज टू बी की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जब तू मेरे से वापस नहीं पाएगी पैसे। समझी? आप समझ आएगी थोड़ा बहुत? यस सर, सर आ गई समझ।